हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 9th का, और उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। तो अब बारी है साइंस का, और साइंस में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी। राइट, क्लास 9th का बायोलॉजी हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड फिर जो है सो कुछ ही दिन में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बायो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल चैप्टर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये चैप्टर आपको अपकमिंग क्लासेज में भी हेल्प करेगा। ठीक है, एंड चैप्टर का नाम है सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में हर एक चीज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, और एक भी टॉपिक आपसे छूटने वाला नहीं। मतलब पूरा एनसीईआरटी जो है ना डीपली कवर करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है, सेल हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब किस टाइप का यूनिट? द फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल। ओके, अगर हम डिफाइन करना चाहें सेल को तो बोल सकते हैं कि भाई द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसा यूनिट है लाइफ का? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम बात करें, ये मकान बिल्डिंग, ठीक है, जैसे छोटे छोटे ब्रिक्स से बना हुआ है, छोटे छोटे ब्रिक्स मिल करके पूरा बिल्डिंग का फॉर्मेशन किया हुआ है। सिमिलरली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, तो इसका बॉडी हो या इसका बॉडी हो, छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। ठीक है, ये छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ये यूनिट है। यहाँ पे यूनिट क्या हो गया? ब्रिक। ठीक है, जैसे ब्रिक से पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, सिमिलरली छोटे छोटे सेल से पूरा का पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और इस यूनिट को हम बोलेंगे सेल। तो क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने देखा है कि भाई छोटा से छोटा यूनिट क्या है? सेल है, जो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया सेल। और साथ ही हम इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाई? बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, ओके, दे आर परफॉर्म्ड बाय द सेल। हर एक फंक्शन को सेल ही परफॉर्म करता है, हर एक फंक्शन सेल के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कि सेल जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्ट है बॉडी का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एंड फंक्शन करता है। मतलब सेल वो सबसे छोटा पार्ट है बॉडी का जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मतलब अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब ऑर्गेनिज्म का नाम हुआ जो कि एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, और साथ में ये मतलब लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। जितना मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए जो भी होता है, ठीक है, वो जो है सो सेल ही परफॉर्म करता है। हालांकि सेल में भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है, बट वो इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये मतलब सेपरेटली है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। राइट, ये फंक्शन करता है, वो सेल के लिए फंक्शन करता है। तो पूरा का पूरा सेल हम बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करता है, तो इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं, देखिए मतलब हमारा बॉडी जो है सो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। ठीक है, और हमारे बॉडी में लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स जो होता है वो ग्रुप में होता है। एक तरह का सेल एक ग्रुप में रहा, एक काम को पूरा किया, दूसरे टाइप का सेल ग्रुप में है, दूसरे काम को पूरा किया। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि सेल जो है ना वो ग्रुप में रहता है, तो उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। राइट, तो सेल क्या करता है कि सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स के हम ग्रुप को क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। राइट, और टिश्यू के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन। ठीक है, जैसे स्टमक हो गया, उसमें टिश्यूज का कलेक्शन है, टिश्यूज का ग्रुप है। ठीक है, ऐसी आईज हो गया, आई आंख एक ऑर्गन है, उसमें क्या हुआ कि टिश्यूज का ग्रुप है। राइट, तो सिमिलर टिश्यू जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऐसी बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है ना कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है। क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप होता है। इट इज द ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो बहुत सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। वो सारे ऑर्गन्स का ग्रुप जो ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर काम को मिलकर के पूरा करता है, उसके ग्रुप को हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक तरह का ऑर्गन सिस्टम। इट मींस इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑर्गन्स का ग्रुप जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ऐसी करके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो ऐसे करके लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम होता है हमारे बॉडी में। और सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमने देखा कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से होल ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉडी का फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब आ जाते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया, ठीक है। तो सेल को डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा, राइट। हु डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक, ओके। एंड पूछा जाएगा व्हेन, देन इन 1665 में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। एक्चुअली क्या है कि 1665 में उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, दिस इज द माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये वो डिवाइस है, ठीक है, ये वो डिवाइस है जिस डिवाइस की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो निकेट आई से नहीं दिखता है, उस ऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया, बनाया, ठीक है, 1665 में ही। और फिर 1665 में ही इसी के हेल्प से उन्होंने सेल को डिस्कवर करा, ठीक है। इसी के हेल्प से उन्होंने क्या किया? सेल का डिस्कवरी किया, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665 में। और उन्होंने कैसे डिस्कवर किया? हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि 1665 में ही उन्होंने एग्जामिन किया एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, ठीक है। कॉर्क जो है सो बेसिकली वुडन स्ट्रक्चर होता है, वुड का बना रहता है। और वुड में भी क्या, तो आपका बार्क, ठीक है, जो ट्री होता है ना, ट्री ट्रंक, ठीक है, स्टेम, उसका आउटर लेयर जो होता है ना, लेयर, ठीक है, तो वो होता है बार्क। तो उसी से बना होता है कॉर्क। और कॉर्क का थिन स्लाइस लिया, एक पतला सा लेयर लिया, और उन्होंने क्या किया, उस लेयर को, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप में मतलब ऑब्जर्व किया, स्टडी किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि उन्होंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने इसमें देखा कि बहुत छोटा 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 कंपार्टमेंट है, जैसे हनी बिहार में होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते में छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखने को मिला कि बहुत छोटा छोटा जो क्या है, कंपार्टमेंट देखने को मिला उनको, ठीक है। ये जो है छोटा छोटा कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट हो गया, ये कंपार्टमेंट हो गया, ये कंपार्टमेंट हो गया, ऐसे करके लॉट्स ऑफ कंपार्टमेंट उनको देखने को मिला। छोटे छोटे कंपार्टमेंट, मतलब छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर मतलब उनको देखने को मिला। और इसी लिटिल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या बोला? सेल बोला, ठीक है। क्या बोला? सेल बोला। तो उन्होंने जो कॉर्क को ऑब्जर्व करा, तो ये लिटिल कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला, राइट। और इसी को उन्होंने बोला सेल। एक्चुअली सेल वर्ड जो है ना, सेलुलर वर्ड से आया है। किस वर्ड से? सेल्यूलर, राइट। और सेल्यूलर का मतलब ही होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट या फिर लिटिल रूम। स्मॉल कंपार्टमेंट या फिर लिटिल रूम, ठीक है। तो उनको रूम जैसा स्ट्रक्चर दिखा, इसीलिए उन्होंने उनको उसको सेल बोल दिया, ठीक है। और उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया ना, दैट वाज द डेड सेल, ठीक है। फर्स्ट टाइम उन्होंने सेल डिस्कवर किया, बट वो सेल डेड सेल था। बाद में लिविंग सेल भी डिस्कवर हुआ, जो दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो द सेल डिस्कवर्ड बाय हिम, ओके, वाज डेड सेल, ओके। अब आ जाते हैं कि उन्होंने पब्लिश करा इस ऑब्जर्वेशन को एक बुक में, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया या फिर माइक्रोफेजिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो दिस वाज द नेम ऑफ द बुक, जिसमें मतलब इनके, मतलब रॉबर्ट हुक के इस ऑब्जर्वेशन को पब्लिश किया गया। तो दिस नेम यू विल कीप इन माइंड, राइट। चलिए अब आप आगे आते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, कब कब डिस्कवर किया, वहां यहाँ पे मेंशन किया है हमने। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिस्कवर किया, राइट। बट यहाँ पे हमने कुछ ही चीजों को मेंशन किया है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इन्होंने जो है 1674 में, मतलब आफ्टर द 9 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल,
ये जो रॉबर्ट हुक जो है 1665 में जो है डिस्कवर किए थे सेल को, इसके 9 इयर्स के बाद यानी कि 1674 में अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आप सिंपली ल्यूवेनहॉक भी बोल सकते हैं, राइट। तो उन्होंने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल तो बोलेंगे ल्यूवेनहॉक, हु डिस्कवर्ड द सेल तो बोलेंगे रॉबर्ट हुक। सिंपली सेल के बारे में बोला जा रहा है कि भाई लिविंग सेल और डेड सेल यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है कि किस सेल की बात हो रही है, डायरेक्टली सेल को कौन डिस्कवर किया, तो फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक ने किया। अगर आपसे स्पेसिफिकली लिविंग सेल के बारे में पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, देन यू विल से ल्यूवेनहॉक, राइट। इन्होंने जो सो स्पर्म का भी डिस्कवरी किया, मतलब स्पर्म सेल को भी डिस्कवर किया इन्होंने। रॉबर्ट ब्राउन अनदर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1838 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। ये जैसे सेल है तो सेल के अंदर जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है, इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं परकिंजे की। इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि सेल जो है ना, पहली बात सेल एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। एंड सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में कुछ फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड इस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को ऑल टुगेदर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसके बारे में वैसे बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोज में, सो हर एक वीडियो को आप जरूर देखिएगा, राइट। अब आ जाते हैं कि देखिए क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आरसेल्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है हम लोग को भी मेंशन करते हुए, सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से, ठीक है। स्टार्ट द लाइफ विथ एज अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, उस सिंगल सेल को हम बोलते हैं जायगोट, ठीक है। ये हम बहुत अच्छे से रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या होता है कि मेल गैमीट होता है स्पर्म, फीमेल गैमीट होता है आपका ओवम। ऐसी प्लांट में पॉलन ग्रेन एंड ओवम होता है, तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होता है, दो सेल है, दोनों सेल कंबाइन हो जाता है, एक सेल बन जाता है, उस एक सेल को बोलते हैं जायगोट। और फिर वो एक सेल डिवाइड हो करके क्या होता है, पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करता है। यानी कि हम लोग का लाइफ जो है किससे स्टार्ट हुआ, एक सिंगल सेल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक्चुअली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन मैंने मेंशन नहीं किया है कि भाई माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोप इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज मतलब देखने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोप। और देखिए वैसे तो हम बोलते हैं कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पे जो हमने डायग्राम दिखाया था ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था। बट इससे पहले भी इससे सिंपलर, कम एफिशिएंसी वाला, कम पावर वाला एक माइक्रोस्कोप बनाया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है ना वो इन्वेंट किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया था एक डच साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था। उन्होंने ही पहली बार माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोप जो था ना इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसमें जो है एक मतलब सिंगल सा बाय कॉन्वेक्स लेंस रहता है, मतलब एक लेंस रहता है, मात्र एक लेंस रहता है बाय कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है ना ऐसा लेंस होता है ग्लास का जो बीच में मोटा रहता है और साइड साइड में पतला रहता है। जैसे आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखते होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास को जो हम ऐसे यूं करते थे तो लेटर्स वगैरह बुक पे अगर रखते थे ऐसे तो मैग्नीफाई बड़ा इमेज दिखाता था, मैग्नीफाइड इमेज दिखाता था। तो जो उसमें जो लेंस लगा रहता था ना वो बाय कॉन्वेक्स लेंस ही है। आप अगर उसको टच करके फील करोगे तो क्या होता है, बीच में मोटा रहता है, साइड साइड में थिन रहता है, पतला रहता है, ठीक है। कुछ यूं ऐसे करके, ये तो साइड से है तो साइड साइड में पतला है और बीच में क्या होगा, ठीक है, मोटा है। तो इसमें एक ही जो लेंस का यूज किया गया था
और इसको बोला गया सिंपल माइक्रोस्कोप। हालांकि ये मैग्नीफाई तो कर देता था ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, बट इसका मैग्निफिकेशन पावर कंपैरेटिवली भी बहुत कम था। मतलब ये जो ना अप टू 200 टाइम्स मैग्नीफाई कर पाता था, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को 200 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। बट इतना मैग्निफिकेशन जो है ना सेल को देखने के लिए इनफ नहीं था, मतलब सेल को नहीं देखा जा सकता था इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से। यानी कि छोटे छोटे बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स को आप मैग्नीफाई करके देख सकते थे, बट वो इतना मैग्नीफाई नहीं कर पाता था कि उससे सेल को देख सके। तो बाद में आए, अच्छा ये वही माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप एज यू कैन सी। इसमें जो है क्या हुआ कि एक लेंस यहाँ पे रहता था, यहाँ पे सैंपल को रखा जाता था जिसको ऑब्जर्व करना होता था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि रॉबर्ट हुक जो है, ठीक है, रॉबर्ट हुक उन्होंने जो है मतलब 2 लेंसेज का यूज किया, ठीक है। कितने लेंसेज का यूज किया? 2 लेंसेज का, ठीक है। और इस माइक्रोस्कोप को कहा गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट का यूज किया जाता है मैग्नीफाई करने के लिए, बड़ा करके दिखाने के लिए इमेज को, लाइट माइक्रोस्कोप, ओके। और ये जो मैग्नीफाई कर पाता था ये लगभग 2000 टाइम्स, ठीक है। हालांकि अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है वो 2500 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। तो इसके हेल्प से मतलब सेल्स विजिबल होता है, मतलब सेल्स कैन बी सीन विद द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट ये भी उतना मैग्नीफाई नहीं कर पाता कि सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर को देख पाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर। तो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी इससे नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो बाद में आए थे एक और महोदय, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब बाद में एक और मतलब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके हेल्प से जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सकता था। अब आ जाते हैं कि ये देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग स्कूल में देखे ही होंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखता है, राइट। अब देखेंगे कि ये जो है नीचे वाले पोर्शन को बेस कहा जाता है, ठीक है, स्टैंड टाइप। तो ये बेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स, यहाँ पे एलईडी लाइट लगा रहता है जो बैटरी से क्या करता है, इल्यूमिनेट होता है, मतलब ग्लो करता है और लाइट रिलीज करता है। वो लाइट इधर जाता है तो क्या होता है, मैग्नीफाई करने में हेल्प क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका बेस हो गया, यहाँ पे पावर सोर्स हो गया। हालांकि यहाँ पे मिरर भी लगा रहता है, तो मिरर के हेल्प से भी लाइट को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे लाइट सोर्स अगर लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, एलईडी बल्ब लगा हुआ है, तो उससे फायदा ये होता है कि आप कहीं पे भी ले जाकर के इसका यूज कर सकते हैं। मिरर का हम यूज प्रॉपर जहां पे लाइट है वहीं पे कर सकते हैं, कम लाइट रहेगा तो फिर दिक्कत होगा इससे, राइट। तो जब भी अगर माइक्रोस्कोप ले तो पावर सप्लाई बड़ा ले, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे ये जो देख रहे हैं मेटल का रहता है, तो इसको बोला जाता है स्टेज। इसी पे जो है ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर 2 क्लिप रहता है, ठीक है, मेटल का 2 क्लिप रहता है। उस क्लिप में ग्लास केस, ठीक है, ग्लास स्लैब जो होता है ना, देखिए ग्लास का एक स्लैब रहता है ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप, राइट। रेक्टेंगुलर टाइप जो है ना ग्लास का ऐसे स्लैब रहता है, इसके ऊपर जिसको स्टडी करना होता है उसको रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस क्लिप की हेल्प से उसको फंसा देते हैं, ठीक है, फिक्स करते हैं ताकि वो हिले नहीं ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली जिसमें कि माइक्रोस्कोप को मैं दिखाऊंगा और उसके हर एक पार्ट को मैं बताऊंगा एकदम डिटेल में, एंड कुछ चीजों को मैं उसमें ऑब्जर्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मैग्नीफाई होता है, कैसे हम काम करते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं इसको सोच, ठीक है। ये हो गया आपका। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंसेज है। हालांकि 3 लेंस आपको देखने को मिलता है, कोई कोई माइक्रोस्कोप जो रहता है उसमें एक ही लेंस रहता है, वो बजट के हिसाब से, अगर ज्यादा बजट है तो ज्यादा लेंसेज वाला लीजिए, अच्छा पावर वाला, तो एक बार में वैसे एक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर सीधा है ये, अभी इसका यूज हो रहा है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ये नोज पीस है, ये मेटल का प्लेट रहता है, इससे जो लेंसेज अटैच रहता है इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी पावर का हमको यूज करना है उस पावर वाले को हम सामने रखेंगे ऐसे। तो एक लेंस यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट के तरफ, तो ऑब्जेक्ट के तरफ जो लेंस होता है ना उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो हाई पावर का रहता है जनरली, राइट। अब आ जाते हैं कि एक लेंस यहाँ पे होता है, ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, इसको बॉडी ट्यूब भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक लेंस को रखा जाता है, वो लेंस आप चेंज भी कर सकते हैं डिफरेंट पावर वाले।
इसको बोला जाता है आई पीस। क्यों? क्योंकि यहीं पे हम जो सो देखते हैं, ठीक है, ये आंख है अपना, इधर से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और इधर हो गया आई पीस। और ये होल्ड करने के लिए, मतलब टिल्ट करने के लिए, अपने तरफ टिल्ट करने के लिए एक मेटल का बॉडी रहता है, ये इसको बोला जाता है आर्म, ठीक है। अब आ जाते हैं कि दो और चीज, एक आपका हो गया क्वार्ट्ज एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा नॉब रहता है, दोनों साइड से रहता है, आप इसको रोटेट कर सकते हो। रोटेट करने से क्या होता है ना कि ये ऊपर नीचे जाएगा लेंसेज, ठीक है। तो ऊपर नीचे जाता है तो क्या होता है ना, प्रॉपर जगह पे लाते हैं ताकि वो क्लियर इमेज बने, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेगा लेंस, तभी क्या होगा, क्लियर इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट के नजदीक या दूर ले जाने के लिए जैसे क्या करते हैं, क्वार्ट्ज एडजस्टमेंट नॉब का यूज करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, तो ये बहुत तेजी में ऊपर नीचे करता है, राइट, मतलब एडजस्ट करता है। उसके बाद दूसरा नॉब होता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब, जो छोटा सा होता है, जस्ट क्वार्ट्ज एडजस्टमेंट नॉब के बगल में ही दोनों साइड से ये भी रहता है। इसको रोटेट करेंगे तो आपको मतलब ये बहुत तेजी ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब मूव नहीं करेगा, स्लोली स्लोली मूव करेगा। तो फाइन इमेज, बहुत क्लियर इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं, राइट। तो ये आपका ओवरऑल हो गया सारा चीज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसका। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो सेल डिस्कवर हो गया, बट उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी नहीं किया जा सकता था। बाद में जो दो साइंटिस्ट आए, एक्चुअली यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, उन दो साइंटिस्ट का नाम था, जैसे ई रस्का एंड एम नॉल, ठीक है। ई रस्का एंड एम नॉल दो साइंटिस्ट का नाम है। ई स्टैंड्स फॉर अर्नेस्ट, ठीक है, अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल, एम स्टैंड्स फॉर मैक्स, ठीक है। तो अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, उन्होंने इन्वेंट किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लाइट का यूज नहीं करते हैं, राइट। पहले वाले में क्या था, इस वाले में लाइट का यूज किया जाता था, ठीक है, लाइट के हेल्प से मैग्नीफाई कर पाते थे, बट यहाँ पे लाइट का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम का, ठीक है। बड़ा सा ये माइक्रोस्कोप रहता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगा रहता है, तो वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एक साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बीम रिलीज होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन बीम के हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन पावर लाख में रहता है, ओवर 2 लाख टाइम्स, यानी 5-5 लाख गुना बड़ा तक ये दिखा पाता है, इतना मैग्नीफाई कर देता है कि सेल के अंदर जो माइन्यूट स्ट्रक्चर है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, ओके। और इसमें जो सो ग्लास लेंसेज का यूज होता नहीं है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लास लेंसेज का यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है, इसमें मैग्नेट्स यूज होता है, ठीक है, क्या यूज होता है, मैग्नेट्स, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो है सो लाइट का यूज नहीं ना कर रहे हैं, लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए लेंस का यूज नहीं करना है, क्योंकि लाइट को बेंड करने के लिए लेंस यूज करते हैं, उसको डेविएट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन बीम का, और इलेक्ट्रॉन बीम चार्ज पार्टिकल होता है, इसको डेविएट लेंस नहीं कर सकता है, तो मैग्नेट्स यूज करते हैं इसके पाथ को डेविएट करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है मैग्निफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम, और इसको डिवाइड करने के लिए मैग्नेट्स यूज किया जाता है। ये डिफरेंस आप बोल सकते हैं। थर्ड डिफरेंस की मैग्निफिकेशन पावर की, इसका मैग्निफिकेशन पावर 2000 टाइम्स तक था, इसका जो सो ओवर 2 लाख टाइम्स है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं तो ऐसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाए या फिर कुछ बोलना हो तो आप जो सो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, या कोई क्वेरी हो तो आप वहां पूछ सकते हैं। अब आते हैं सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप तो स्टार मार्क कर ही लो, राइट। इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है, अक्सर। तो देखिए सेल थ्योरी जो है ना, कुछ पोस्टुलेट्स दिया गया था कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, उस पोस्टुलेट्स के कलेक्शन को ही हम सेल थ्योरी बोलते हैं, जो सेल के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। वैसे तो सेल थ्योरी के कंट्रीब्यूशन में मेनली दो लोगों का रोल है, पहला है स्लाइडेन एंड दूसरा है स्वान, ठीक है। फुल नेम है मैथियस स्लाइडेन, एम स्लाइडेन भी बोल सकते हैं, एंड स्वान का पूरा नाम है थियोडोर स्वान, यानी टी स्वान भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इनिशियली इन्हीं दोनों ने बताया सेल के बारे में कुछ, बाद में थर्ड पर्सन एक और आए,
जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चाउ, ये बहुत बाद में आए 1855 में, जो एक और पोस्टुलेट इसमें ऐड किए हैं, राइट। तो देखिए ये सभी जो जर्मन के थे, ठीक है, जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, और ये थे बोटनिस्ट। इन्होंने क्या बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स है सारे के सारे प्लांट्स सेल का बना होता है और सेल फंक्शन परफॉर्म करता है डिफरेंट टाइप का, राइट। बाद में इन्होंने अच्छा इन्होंने 1838 में बताया था। कब? 1838 में। एक साल के बाद यानी कि 1839 में ये थियोडोर स्वान ने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने बताया कि सिर्फ प्लांट नहीं, एनिमल्स भी सेल का बना होता है, ठीक है, एनिमल भी सेल का बना होता है। और आफ्टर 16 ईयर्स यानी 1839 के बाद 16 साल के बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ आए, उन्होंने बताया कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम या कम फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि अभी करेंटली बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वो पहले वाले सेल से बना हुआ है, राइट, वो उससे आया है। देखिए क्या होता है कि बॉडी में हमेशा सेल डिवाइड होते रहता है, एक सेल डिवाइड होकर दो, दो से चार, चार से आठ ऐसे बनते रहता है। तो अभी करेंटली जो हमारे बॉडी में सेल है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल है वो पहले वाले सेल से बना हुआ है, इसलिए बोला जाता है कि ऑल सेल व्हाट केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री मतलब पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है सेल, उस सेल से आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, 1 मिनट। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो सेल थ्योरी के यहाँ पे समराइज किया गया, जो हमने बताया वही है कि 1838 में मैथ्यूस लारे ने बताया कि भाई जितने भी प्लांट होते हैं मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर एक साल बाद यानी कि 1839 में, ठीक है, स्वान महोदय बताए थे कि सिमिलरली जो है ना एनिमल्स भी, ठीक है, मतलब एनिमल्स भी क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ लॉट्स ऑफ सेल्स। फिर जो है सो इसी दोनों को शॉर्ट में हम बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए इन्होंने 1838 में दिया, इन्होंने 1839 में दिया, तो ओवरऑल कब कंप्लीट हुआ, तो बोलेंगे 1839 में कंप्लीट हुआ। हालांकि बाद में जो है सो 1855 में वापस से जो है सो इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कौन? रुडोल्फ विर्चाउ। तो देखिए सेल थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है वैसे, ठीक है, बिकॉज ये अक्सर जो सो क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। और 3 मेजर पॉइंट्स जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है वो एक जगह समराइज करके ये हम लोग लिख सकते हैं कि दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि देखिए सेल से ही हमारा बॉडी पूरा का पूरा बना हुआ है। जैसे ये बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग जितना बड़ा होगा इसका मतलब उतना उसमें उतना ज्यादा ब्रिक्स लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स का बना है। ऐसी हमारा बॉडी जितना बड़ा होगा, ठीक है, लार्जर द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ सेल होगा। जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उसमें उसके बॉडी में उतना कम सेल होगा, ठीक है, ये तो सिंपल है। तो वही कहा कि लार्जर द ऑर्गेनिज्म ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ सेल्स, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज्यादा उसमें सेल होगा, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। ये मत समझिएगा कि ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हमेशा होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो एक ही सेल का बना होता है, मतलब एक सेल वो एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब सारे के सारे प्रोसेसेस उस सिंगल सेल के द्वारा ही किया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप का सेल है, बट वहां पे एक ही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। और ऐसे सेल को बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कैसा बोलते हैं? सिंगल सेल, जो एक सेल वाला है। और इसी को यूनिसेल्युलर भी बोला जाता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब वन और सेल्युलर का मतलब सेल, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्ड होते हैं, ठीक है, मल्टी सेल्युलर, बहुत सारे सेल का बना होता है, जैसे हम लोग, ठीक है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि 1 मिनट, यस, ओके। देखिए एक नॉर्मल या एवरेज साइज एडल्ट ह्यूमन होगा, ठीक है, जैसे हम लोग, एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है। कितना कितना सेल्स होता है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है कि देखिए लगभग 200 टाइप का सेल होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में। अप्रोक्सीमेटली 200 टाइप, नंबर में नहीं बोला, नंबर्स तो ट्रिलियंस में होता है, टाइप की बात कर रहा हूँ तो 200 टाइप का सेल होता है। जैसे आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल, फिर व्हाइट ब्लड सेल हो गया। व्हाइट ब्लड सेल भी 5 टाइप का होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड देन न्यूट्रोफिल्स, राइट।
लिम्फोसाइट का भी कई सारा टाइप होता है। ऐसी मसल सेल्स होता है, मसल सेल्स भी 3 टाइप का होता है, स्केलेटल, ओके, उसके बाद अनस्टाइपेट, कार्डियक, उसके बाद न्यूरॉन्स होता है, नर्व सेल्स भी बहुत टाइप का होता है। ऐसे करके जैसे अप्रोक्सीमेटली 200 टाइप का सेल्स हमारे बॉडी में होता है। नंबर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हालांकि डेटा वैरी कर सकता है, बिकॉज नंबर जो है ना सेल का वो बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है। तो 30, 40, 45 ट्रिलियन के आसपास जो है नॉर्मली ये सेल रहता है। और 10,000 मिलियन यानी 10,000 मिलियन नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ ब्रेन कॉर्टेक्स में रहता है। ब्रेन कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन का आउटर पार्ट, कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्गन, राइट। ब्रेन का बाहर वाला पोर्शन जो होता है ना, उसमें सिर्फ 10,000 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, समझ लीजिए कि 10,000 को 10 लाख मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना सेल सिर्फ ब्रेन कॉर्टेक्स में होता है। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मिलियन रेड ब्लड सेल एंड 7,000 के अप्रोक्स तो 1 mm³ ब्लड में होता है, ठीक है। क्यूबिक मिलीमीटर मतलब 1 mm³ ब्लड में इतना सेल होता है। अब कहेंगे सर 1 mm³ ब्लड क्या होता है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लूं रूलर, ठीक है, देखिए रूलर हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या है? सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को भी देखेंगे तो कई सारे पोर्शन में डिवाइड है, 10 पार्ट में डिवाइड है, तो हर एक पार्ट को बोलते हैं 1 mm। यहाँ पे क्या बोलेंगे? हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 mm, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतना छोटा जो हम लोग लेंगे, 1 मिनट, तो यहाँ पे ये जो 1 mm लेंगे यहां से यहां तक, इतना छोटा, ठीक है। तो इतना छोटा क्यूब लीजिए जिसका एज जो है ना 1 mm हो, तो उस क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 1 mm³। कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 1 mm³। उस क्यूब का वॉल्यूम कितना छोटा होगा, उसमें ब्लड जो आएगा उस ब्लड का वॉल्यूम हो गया 1 mm³ ब्लड। तो इतना सा ब्लड में 5 to 6 मिलियन मतलब 50 से 60 लाख आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है। उतना ही में 7-8,000 के आसपास डब्ल्यूबीसी होता है। उतना ही में उसी में 2.5-3 लाख के करीब प्लेटलेट्स होता है। उसके अलावा वाटर होता है, मिनरल्स होता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कितना माइन्यूट स्ट्रक्चर रहता है, राइट। अब आ जाते हैं कि सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। तो पूरे अर्थ पे से सबसे छोटा सेल जो है ना वो माइकोप्लाज्मा है, जो एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या है? माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये उसका डायग्राम है। ये सबसे छोटा सेल है अर्थ पे, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ये ऑस्ट्रिच एग होता है, मतलब ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ नहीं सकता है, बहुत बड़ा होता है, मेरे से भी बड़ा होता है वो बर्ड। तो उसका जो एग होता है ना, ये भी सिंगल सेल है। ऐसा नहीं समझिएगा कि हमेशा एग जो है मतलब हम नहीं देख पाते हैं, तो मतलब इस सेल को नहीं देख पाते हैं। एग जो है किसी बर्ड वगैरह का, वो भी एक तरह का सेल है, फ्रेश एग। हालांकि अगर हम 1-2-3 कुछ दिन हो गया इसका, तो इसमें बहुत सारे सेल्स बन जाता है डिवाइड हो करके, बट एकदम फ्रेश एग जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का एग भी एक सिंगल सेल है जो कि लार्जेस्ट सेल है। इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर होता है, मतलब एक रूलर जो होता है उतना बड़ा साइज होता है लगभग एक एग का, विच इज द लार्जेस्ट वन, राइट। अब आ जाते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो है आपका नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, क्लास 10th में है वैसे। तो ये लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, लंबा सा है। हालांकि ये फ्यू मिलीमीटर से लेके मोर देन 1 मीटर तक भी इसका साइज होता है। ब्रेन में ये रहता है छोटा छोटा, और सबसे लंबा होता है ये मोर देन 1 मीटर का भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, फ्यू मिलीमीटर से लेके मोर देन 1 मीटर का भी हो सकता है। सबसे बड़ा सबसे लंबा जो न्यूरॉन होता है वो हमारे लेग में होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन में होता है वहां से निकल के टो तक जाता है, लेग से होते टो तक, ये पूरा एक सेल रहता है। तो लॉन्गेस्ट सेल 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल अगर आपसे पूछा जाए तो नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। आई होप समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं डिफरेंट शेप होता है। डिफरेंट सेल का जो है ना डिफरेंट शेप होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है? मसल सेल्स है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल है, यहाँ पे ओवम है, रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो आप देख रहे हैं कि सभी का शेप जो है सो एकदम अलग अलग होता है, ठीक है। और शेप जो है ना उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। डिफरेंट शेप होता है डिफरेंट सेल्स का।
और ये शेप जो डिपेंड करता है फंक्शन पे कि किस टाइप का फंक्शन वो परफॉर्म करता है, अकॉर्डिंगली उसका शेप होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल की, ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डिस्क लाइक होता है। कैसा होता है, डिस्क लाइक, ठीक है, या डिस्क शेप्ड बोल सकते हैं। डिस्क मतलब फ्लैटेंड होगा, चपटा होगा, डिस्क जैसा। एंड बाय कॉनकेव होगा। बाय कॉनकेव कहने का मतलब बीच में धसा हुआ रहेगा, पतला रहेगा, साइड साइड में मोटा रहेगा, जैसे हाजमोला टेबलेट होता है ना, सिमिलरली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आरबीसी है, तो आरबीसी क्या है देखेंगे एकदम सर्कुलर है, फ्लैटेंड है, चपटा है, एंड बीच में क्या है, धसा हुआ, बीच बीच में क्या है, धसा हुआ, पतला, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इससे क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, ये मुड़ सकता है आसानी से, और मुड़ सकता है तो ये पतले से पतले ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है ना, तो अगर पतला से पतला तो इसमें भी ये अपने आप को फोल्ड करके चला जाएगा जहां पे जगह कम रहेगा। कैपिलरीज में, कैपिलरी भी एक तरह का ब्लड वेसल है जिससे ब्लड फ्लो करता है, जो बहुत ही पतला होता है, उससे ये वहां पे ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है, तब उससे मूव कर पाता है। तो ऐसा शेप होने से ये फायदा होता है कि ये पतले से पतले जगह से भी इजिली पास हो जाता है, राइट। अब आ जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसका शेप होता है अमीबॉइड। अमीबॉइड कहने का मतलब अमीबा लाइक, ठीक है। और अमीबा का कोई शेप होता ही नहीं। अगर आप ऐसे 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 बना दिए तो ये भी अमीबा है, ऐसे 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 बना दिए तो ये भी अमीबा है। अमीबा का शेप हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। और अमीबा में जो है ना, क्या होता है कि एक स्पेशल तरह का प्रोजेक्शन बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकलता है। जैसे यहाँ पे ये अमीबा है तो हो सकता है ये ऐसे ग्रो करे, ये ऐसे ग्रो करे, इधर से ऐसे ग्रो कर जाए, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्शंस निकलते रहता है, कहीं से भी निकल सकता है, इधर से इधर से इधर से कहीं से भी निकल सकता है। इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। देखिए स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो फॉल्स फीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहली बार टेम्पररी होता है, परमानेंट होता नहीं है, और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि अमीबा को मूव करने में हेल्प करता है। तो फीट के तरह, जैसे हम लोग फीट के हेल्प से जो है क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, इसके लिए फीट हो गया ये, बट टेम्पररी है इसलिए फॉल्स फीट यानी स्यूडोपोडिया बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा ही जो है आपका स्ट्रक्चर मिलता है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। और इसके हेल्प से क्या होता है कि इजिली कैपिलरी के वॉल से, कैपिलरी ब्लड वेसल है जिससे ब्लड फ्लो करता है, उसमें डब्ल्यूबीसी है, तो कैपिलरी के वॉल से इजिली मूव कर पाता है। देखिए डब्ल्यूबीसी हम लोग को जर्म्स से बचाता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया फंगस वगैरह इंटर करता है, वहां पे डब्ल्यूबीसी आता है, उस जर्म्स को किल करता है। तो डब्ल्यूबीसी तो ब्लड में है, तो वो टिश्यू में कैसे आएगा, तो ब्लड वेसल से निकल के, कैपिलरी में वो फ्लो कर रहा है तो कैपिलरी में से निकल के वो टिश्यू में आएगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लेते ये ब्लड वेसल है, राइट, ये क्या है, ब्लड वेसल है, और इसमें जो है, इसमें सपोज यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है, राइट, और डब्ल्यूबीसी है, और यहाँ पे जो है सो क्या है, छोटा सा स्पेस है, मतलब यहाँ पे जो है सो छोटा सा स्पेस मतलब पोर है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में जगह जगह पोर रहता है, पोर मतलब होल रहता है, उससे जो है डब्ल्यूबीसी बाहर निकलेगा। बट डब्ल्यूबीसी है इतना बड़ा और पोर है इतना छोटा, कैसे निकलेगा, तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन से। स्यूडोपोडिया मतलब यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन निकलेगा थोड़ा सा, फिर ये बढ़ते जाएगा, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाएगा, और टिश्यू में जाके क्या करेगा, मतलब जर्म्स को किल करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्क्वीज हुआ, सिकोर करके निकला है, ठीक है, स्क्वीज आउट हुआ थ्रू द कैपिलरी वॉल। किस वजह से हो पाया, तो अमीबॉइड होने के कारण हो पाया। अमीबॉइड नहीं रहता, अगर इसका फिक्स्ड शेप रहता है तो बहुत ही मुश्किल होता है इसको निकलने में, नहीं निकल पाता। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ क्या होता है ना कि शेप जो होता है ना सेल का, ठीक है, द शेप ऑफ द सेल, ओके, डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। मतलब जो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उस फंक्शन के बेसिस पे उसका डिफरेंट शेप होता है। ऐसी नर्व सेल की बात करें जो अभी हमने दिखाया था आपको, ठीक है, ये नर्व सेल है, ठीक है। नर्व सेल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल दौड़ते रहता है, डिफरेंट मतलब ब्रेन जो है ना डिफरेंट बॉडी पार्ट को कमांड भेजता है, राइट, सिग्नल भेजता है। जैसे हम ऐसे कर पा रहे हैं तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि मुंडी ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन सिग्नल भेज रहा है मसल्स को, तब मूव कर पा रहा है। और वो सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स, और वो न्यूरॉन से होते हुए पास करता है, ठीक है। न्यूरॉन में एंटर करेगा, इसके थ्रू ऐसे करके पास होगा, राइट।
ये लंबा होने से फायदा क्या होता है कि बहुत तेजी में रैपिडली क्या होता है कि ये नैरो इम्पल्स मूव कर पाता है एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कमांड चला जाता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम लगता है, तो इसीलिए ये लंबा रहता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि इम्पल्सेस वगैरह को इजिली मतलब कंडक्ट कर पाता है ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन तक। ठीक है, ऐसी मसल सेल जो होता है वो क्या मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट होने का कैपेबिलिटी रहता है। देखिए मसल सेल्स मूवमेंट में हेल्प करता है, जहां पे भी जो भी बॉडी पार्ट मूव कर पा रहा है मतलब मसल्स की हेल्प से कर पा रहा है। ठीक है, जैसे सपोज मैं फिंगर्स को ऐसे कर रहा हूँ, राइट, मसल्स की हेल्प से। मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ मसल्स की हेल्प से, राइट। तो मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स बोन से कनेक्ट रहता है, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बोन को मूव करवाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ में मसल्स है, ये बोन और इस बोन को कनेक्ट किया हुआ है, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसको खींचेगा ऐसे, फिर इधर भी मसल से इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसको ऐसे खींचेगा। यानी कि मूवमेंट जो है ना मसल्स के हेल्प से हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है नेचर में, लंबा सा होता है ये भी। ऐसे गार्ड सेल्स की बात करें तो ये स्टोमाटा के पोर को, स्टोमाटा समझते हैं ना, लिप्स से छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिस पोर्स के थ्रू जो क्या होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का एक्सचेंज होता है, वाटर वेपर रिलीज होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। तो स्टोमाटा के पोर जो है ना, जैसे ये स्टोमाटा पोर है तो इसके ये जो ना बाउंडेड रहता है स्पेशल सेल से। ठीक है, बीन शेप का सेल रहता है, बीन शेप। ठीक है, किडनी शेप सेल रहता है ऐसे करके। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल्स। ये क्या है, गार्ड सेल्स है। ठीक है, गार्ड सेल्स क्या करता है कि स्टोमाटा के ओपनिंग को क्लोज ओपन करता है, मतलब कंट्रोल करता है। जब गार्ड सेल्स पूरा फूला हुआ रहता है ना, जब पूरा एडुकेट अमाउंट में पानी रहता है इसमें, वाटर, तो पूरा एकदम फूला हुआ रहता है, अपने प्रॉपर शेप में रहता है, तो बीच में गैप बन जाता है, यानी कि स्टोमाटा ओपन है। ठीक है, यही अगर बात करें जब इसमें पानी का डेफिशिएंसी हो जाता है तो ऐसे पिचक जाता है, जैसे बलून पिचक जाता है ना, बलून में हवा नहीं रहता है, कम रहता है तो पिचक जाता है, शेप लूज हो जाता है। तो इसका भी शेप लूज हो जाएगा, ये इसमें पानी नहीं रहेगा तो शेप ऑलमोस्ट लूज हो जाएगा। ठीक है, लूज हो जाएगा तो क्या होगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये बीन शेप होने से फायदा क्या होता है कि स्टोमाटा के पोर को के ओपनिंग को कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके बहुत सारे सेल्स होते हैं और सारे सेल्स का शेप उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्पर्म सेल है यहाँ पे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, इसका ये लंबा सा टेल होता है, टेल क्या करता है, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। ऐसी फैट सेल है, फैट सेल बड़ा सा होता है, इसमें वैक्यूल होता है, इसमें फैट ही फैट स्टोर रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो आज हमने देखा सेल के बारे में, सेल के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा हमने, देन सेल थ्योरी हमने पढ़ा, राइट, एंड देन सेल का शेप हमने पढ़ा, और सेल का शेप डिफरेंट क्यों होता है और किस सेल का कैसा कैसा शेप होता है, दैट वी हैव अंडरस्टूड टुडे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा इस सब के बारे में, तो बने रहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो डू कमेंट, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।